बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपको पाठ 15 नौकर पढ़ाया। आज उसके प्रश्नोत्तरों की बारी है, तो मैं प्रश्नोत्तरों के साथ आपके साथ हूँ। तो मैं एक एक प्रश्नों को सबसे पहले पढ़ूंगी, फिर समझाऊंगी। कुछ प्रश्नों के उत्तर मैंने यहाँ लिख दिया है, उसको मैं समझा दूंगी और आप यहाँ से देखकर उसे अपनी कॉपी पर भी लिख सकते हैं। तो मैं पहले प्रश्न पर सबसे पहले आती हूँ और आपको पहला प्रश्न पढ़ के समझाती हूँ कि आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों। पहले मैं इसको साधारण भाषा में समझा दूँ कि गांधी जी को ये लगता था अगर किसी को बहुत घमंड है तो उसके घमंड को तोड़ने के लिए वो घरेलू काम उन्हें दे देते थे, क्योंकि घर के कामों को लोग समझते थे कि ये काम बहुत आसान है और लेकिन करना कोई नहीं चाहता था। तो एक अंग्रेज छात्र को अपने अंग्रेजी पे बहुत गर्व था, तो उसने अपने अंग्रेजी पे गर्व को जब गांधी जी ने देखा तो उन्होंने सोचा कि इसको सबक सिखाना चाहिए, और सबक सिखाने के लिए उन्होंने उसे घरेलू काम के रूप में गेहूँ बीनने को दे दिया, जिसको कि उसके लिए बहुत कठिन काम था। उसने विदा मांगी और चलता बना। तो इसी प्रश्न को मैंने संक्षेप में जो समझाया यहाँ मैंने उत्तर के रूप में लिखा है। तो प्रश्न है, आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों। तो गांधी जी ने कॉलेज के छात्र से गेहूं बीनने का कार्य कराया। उन छात्रों को अपनी अंग्रेजी भाषा पर गर्व था, वे इसे तोड़ना चाहते थे कि अधिक पढ़ने पर भी हमें छोटे से छोटा कार्य आना चाहिए। इसीलिए उन्होंने सोचा कि इसे गेहूं बीनने का काम दे दिया जाता है। अगर गेहूं बीनने का काम दिया जाएगा तो इसे समझ में आ जाएगा कि छोटा काम भी करने के लिए परिश्रम लगता है। तो उन्होंने उनकी घमंड तोड़ने के लिए ये साधारण सा आसान रास्ता चुन लिया। तो मैंने पहले प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ लिखा हुआ है, मैंने समझा भी दिया। और अब मैं दूसरे प्रश्न पर आती हूँ। आश्रम में गांधी जी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। पाठ में से 3 ऐसे प्रसंगों को अपने शब्दों में लिखो जो इस बात का प्रमाण हो। कहने का मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर में आपको पाठ में आया हुआ उस प्रसंग को संक्षेप में लिखना है। तो उतना बड़ा प्रश्न का जो उत्तर है प्रसंग लिखना बोर्ड पे संभव नहीं है, तो मैं आपको पेज संख्या के साथ बता दे रही हूँ। आप उसको होमवर्क समझिए और इसको अपने आप करिए। तो आपको 3 ऐसे प्रसंग लिखे हैं। तो पहला प्रसंग तो पाठ शुरू होने के समय ही बिल्कुल शुरू में ही पेज नंबर 105 पर एकदम नीचे की तरफ, एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी जी फौरन उठ खड़े हुए। गेहूं पीसने से पहले उसे बीनकर साफ करने पर वह जोर देते थे। कौपीनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने आए हुए लोग हैरत में पड़ जाते थे। एक प्रसंग आप इसको लिखिए। दूसरा प्रसंग इसी पेज पर पेज नंबर 106 पर है, एकदम सेकंड पैराग्राफ इसको कहिएगा। कुछ वर्षों तक गांधी जी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद की। सवेरे प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते तो उस अपने साथियों को आड़े हाथों ले लेते। उन्हें सब्जी, फल, अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था, इसलिए वे इन सभी कामों को बहुत मन से करते। तो एक प्रसंग आप ये लिख दीजिए।
तीसरा प्रसंग है इसी पन्ने पर, इसी पेज पे, पेज नंबर 106 पर ही एकदम नीचे। आश्रम का एक नियम यह था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बनाकर धोते थे। एक दिन गांधी जी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। पतीलों की पेंदी में खूब कालिख लगी थी। तो ये प्रसंग लिखिए। तो 3 प्रसंग है। ऐसे तो पाठ में और भी 1-2 प्रसंग हैं, लेकिन आपको मैंने बता दिया कि आप जो है 3 प्रसंग लिखना है, तो तीनों प्रसंग को इस तरह से लिखिए। फिर तो मैंने इसीलिए दूसरे प्रश्न को पेज नंबर और प्रसंग पढ़ के आपको बता दिया कि प्रसंग कैसे लिखे। तो मैं सीधे अब आ जाती हूँ आपको तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न जो है वो समझा देती हूँ, पढ़ के पहले बता दूँ, फिर उसके बाद समझा दूंगी कि जो लिखा है वो पढ़ के बताऊंगी, समझाऊंगी। तीसरा प्रश्न है, लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया। अब जब लंदन में वे आमंत्रित थे छात्रों के एक सम्मेलन में, तो छात्रों ने वहाँ पर उन्हें भोज पर आमंत्रित किया। और भोज पर आमंत्रित करने के लिए वो गांधी जी क्या करते हैं कि समय से पहले वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ तैयारियाँ होती रहती हैं, उन्हीं तैयारियों के साथ वो बीच में मिल जाते हैं। बीच में जाके बैठ के तश्तरियाँ धुलवाना, नाश्ते तैयार कराना, फल लगाना, सब्जी लगाना वगैरह काम करते रहते हैं, क्योंकि गांधी जी को ये पता था कि वहाँ पर उन्हें कोई पहचानेगा नहीं और काम करने से कभी कोई छोटा होता नहीं। तो वो समय से पहले पहुंचकर मेज़बान की मदद करने के लिए उन्हीं के बीच जाकर काम करने लगते हैं। लोगों को पता ही नहीं चलता है, लेकिन अचानक छात्रों के नेता आ जाते हैं। जब वो देखते हैं तो उन्हें इस बात का पता चलता है कि अरे गांधी जी तो खुद स्वयं एक काम कर रहे हैं। तो उन्हें थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो मैंने इस प्रश्न के उत्तर को यहाँ लिख दिया है, तो मैं पढ़ देती हूँ। लंदन में गांधी जी को वहाँ के छात्रों ने भोज पर बुलाया, तो गांधी जी समय से पहले पहुंचकर तश्तरियाँ धोने और सब्जी साफ करने का काम करने लगे। किसी ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि ये कौन है। अंत में छात्रों के नेता ने इस ओर ध्यान दिया। अचानक छात्रों का नेता वहां आ जाता है और जब वो देखता है तो उसे बड़ी हैरानी होती है कि गांधी जी स्वयं बैठ के तश्तरियां धो रहे हैं। तो इस तरीके से आपका जो ये प्रश्न हो गया, प्रश्न संख्या 3। अब प्रश्न संख्या 4 का प्रश्न मैं पढ़ती हूँ। प्रश्न संख्या 4 है, गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे का दूध कैसे छुड़वाया। तो पहले मैं इसको समझा दूं, आपको बता दूं कि गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे का दूध कैसे छुड़ाया। जब वो एक बार जेल से, दक्षिण अफ्रीका की जेल से छूटकर आते हैं, तो देखते हैं कि श्रीमती पोलक जो उनके मित्र की पत्नी हैं, बहुत कमज़ोर दिख रही हैं, बहुत कमज़ोर हो गई हैं अपने बच्चे के लालन पालन में। और बच्चा था कि उनका दूध ही नहीं छोड़ता था। वो बहुत परेशान थी, बहुत प्रयास की, लेकिन नहीं छुड़ा पाई। तो गांधी जी ने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली कि ठीक है, मैं इस बच्चे को दूध छुड़ाऊंगा और इनकी सेहत का ध्यान रखूंगा। तो एक दिन वो श्रीमती पोलक के बच्चे को उनके पास से लाकर, सोते हुए बच्चे को, जब भी वो कहीं आश्रम में देर सवेर जब भी आते तो सोते हुए बच्चे को उनके पास से उठा लाते और अपने पास सुला लेते। साथ ही पानी का एक बर्तन वहाँ भर के रख देते और जब बच्चा रोता या किसी कारण से परेशान होता तो उसे थोड़ा सा 2 चम्मच पानी पिला देते, फिर और ठोक देते और सो जाता। तो इस तरीके से धीरे धीरे वो बच्चा माँ को छोड़ के सोने की आदत पा जाता है और धीरे धीरे एक पखवाड़े में, मतलब 15 दिनों में वो आराम से शांतिपूर्ण ढंग से सोने लगा। तो इस तरीके से गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे को इस तरीके से दूध छुड़ाया। तो इस प्रश्न का उत्तर मैंने यहाँ लिखा है, मैं पढ़ती हूँ, आप सुनिए इसको। दक्षिण अफ्रीका की जेल से जब गांधी जी
घर आए तो देखा उनके मित्र की पत्नी बहुत कमजोर हो गई हैं। उनका बच्चा दूध पीना नहीं छोड़ता था। उनकी तमाम कोशिश के बाद भी वह दूध नहीं छोड़ रहा था। गांधी जी जिस दिन से लौटे, उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम स्वयं ले लिया। सारा दिन का काम करने के बाद जब रात को वे आश्रम पहुंचते तो बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर से उठा लाते और उसे अपने पास सुला लेते और जरूरत पड़ने पर उसे पानी पिलाते। धीरे धीरे 15 दिनों में बच्चा चुपचाप माँ को छोड़कर उनके पास सोने लगा। तो इस तरीके से श्रीमती पोलक के बच्चे का दूध छुड़ाकर श्रीमती पोलक की सेहत और बच्चे को एक अच्छी आदत गांधी जी ने डाली। तो मैंने यहाँ पर आपको ये चौथा प्रश्न भी करा दिया। अब 5वें प्रश्न को देखिए। आश्रम के काम करने या करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी अपनाते थे, इसे पाठ पढ़ कर लिखो। तो मैं इस प्रश्न को यहाँ पर लिखूंगी। आप इसको, मैं ऊपर के प्रश्नों को मिटा देती हूँ, ऊपर के 2 प्रश्नों को मिटा देती हूँ ताकि आपको जो है वो आसानी से लिखने की मुझे जगह मिल जाएगी और आपको देखने में भी आसानी होगी। तो 2 प्रश्नों को मैं यहाँ मिटा रही हूँ, जिसको कि आपने लिख लिया होगा। तो मैं अब आपके 5वें प्रश्न को यहाँ लिखती हूँ। 5वां प्रश्न है, 5वें प्रश्न का उत्तर यहाँ लिख रही हूँ। आश्रम के काम करवाने के लिए आश्रम में काम करवाने आश्रम में काम करवाने के लिए गांधी जी हमेशा परस्पर सहयोग पर बल देते थे। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप भी साथ साथ मेरे लिखिए। तो आश्रम में सभी लोग अपने अपने खाने के बर्तन की सफाई स्वयं करते थे। और बड़े बर्तनों को वे दल बनाकर साफ कर
लेते। तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर भी ये हो गया। तो अब मैं आगे देखती हूँ। पांचवें प्रश्न का उत्तर मैंने यहाँ लिख दिया, आप इसको लिखिए। और मैं बढ़ती हूँ निबंध से आगे की तरफ के प्रश्न को। गांधी जी इतना पैदल क्यों चलते थे? पैदल चलने के क्या लाभ हैं, लिखो। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि गांधी जी शारीरिक स्वास्थ्य के लिए पैदल चलते थे। और शारीरिक स्वास्थ्य, पैदल चलना बहुत अच्छी सी एक एक्सरसाइज है, जिससे कि आपको किसी भी एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उसमें आसानी से अपनी सेहत अच्छी रख सकते हैं। तो बिल्कुल थोड़ा से है उत्तर इसका, मैं इसको भी यही लिख दे रही हूँ। तो आप इसको लिख लीजिए। निबंध से आगे का ये प्रश्न है, यहाँ मैं लिख रही हूँ। निबंध से आगे उत्तर नंबर 1। गांधी जी अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पैदल चलते थे। पैदल चलने से फेफड़ों में अंदर तक हवा पहुंच जाती है और अतिरिक्त चर्बी यानी अतिरिक्त मोटापा जो होता है, अतिरिक्त चर्बी भी गलने लगती है। शरीर फुर्तीला और स्वस्थ हो जाता है। ये इसका उत्तर हो गया। तो इसके बाद का जो प्रश्न है फिर मैं वो देखती हूँ, आपको बताती हूँ। इसके बाद का जो प्रश्न है, अपने घर में किन्हीं 10 कामों की सूची बनाकर लिखो और यह भी कि उन कामों को घर के कौन कौन से सदस्य अक्सर करते हैं। तुम तालिका की सहायता ले सकते हो। नीचे एक तालिका बनी है जिसमें घर का सामान, घर की सफाई, बिस्तर रखना, खाना बनाना, कपड़े धोना। तो उसमें ब्लॉक बना के कई चीज़ें बांटी गई हैं। मैं, माँ, पिता, भाई, बहन, चाचा, दादी और अन्य। अब इसमें क्या करना है कि आप कौन सा काम किसके साथ करते हैं वो चीज़ें से बतानी है। जैसे जूतों की पॉलिश है तो जूतों की पॉलिश आप खुद कर लेते हैं। और घर का सामान लाने का काम कौन करता है? पिता करता है। घर की सफाई का काम कौन करता है? माँ करती है या फिर बहनें करती हैं। बिस्तर रखने का काम माँ करती हैं या फिर बच्चे भाई बहन करते हैं। फिर खाना बनाने का काम माँ करती है या बड़ी बेटी होती है तो वो करती है। कपड़े धोने का काम भी माँ और बेटी करती हैं। इस्त्री प्रेस करने का काम जो है वो भाई और बहन कर लेते हैं। जूतों की पॉलिश जो है बच्चा खुद कर लेगा।
अतिथियों की सेवा की बात आती है तो उसे पिता कर लेते हैं। बाहर का कोई काम होगा तो उसे पिता करेंगे। दूध लाने की जिम्मेदारी होगी तो उसे भाई कर लेगा। तो इस तरह ये जो ब्लॉक बना हुआ है चारों, उसमें सिर्फ आपको एक राइट का निशान लगा लगा के टिक लगाते जाना है कि कौन सा काम कौन करता है। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप करिए। उसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है मैं वो देखती हूँ। अनुमान और कल्पना का प्रश्न है। तो अनुमान और कल्पना का जो पहला प्रश्न है, गांधी जी अपने साथियों की जरूरत के मुताबिक हर काम कर देते थे, लेकिन उनका खुद का काम कोई और करे ये उन्हें पसंद नहीं था। क्यों? सोचो और अपनी कक्षा में सुनाओ। तो इस प्रश्न के उत्तर को भी मैं यहाँ लिखती हूँ। अनुमान और कल्पना का ये पहला प्रश्न है। तो मैं संक्षेप में एक हिंट के लिए छोटा सा लिख देती हूँ। उत्तर नंबर 1, इसमें आप लिखेंगे कि गांधी जी को किसी से सेवा का कार्य कराना अच्छा नहीं लगता था। उनका मानना था कि आप भी मेरे साथ साथ लिखें तो आपका भी काम होता चलेगा। उनका मानना था कि सेवा के हकदार बीमार बूढ़े और बच्चे होते हैं। बीमार बूढ़े और बच्चे होते हैं। हमें अपने कार्य स्वयं करना चाहिए, जिससे हम आत्मनिर्भर बनते हैं। तो इतना प्रश्न हो गया। और अब मैं आगे के प्रश्नों को देखती हूँ। दूसरा, नौकर को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। गांधी जी ऐसा क्यों कहते होंगे? तर्क के साथ बताओ। तो इन्होंने कहा कि संभवतः गांधी जी, मैं इसके उत्तर को आपको समझा देती हूँ कि गांधी जी का मानना था कि घर में काम करने वाले जो नौकर होते हैं वो छोटे नहीं होते, उनका भी सम्मान करना चाहिए, उनको भी आदर देना चाहिए। तो उन्हें भाई के समान प्रेम दोगे, आदर दोगे
तो सिर्फ वेतनभोगी नौकर नहीं होंगे बल्कि आपके दुख सुख के साथी हो जाएंगे। तो यही सारा उत्तर इसमें लिखा जाएगा। तो आप इस प्रश्न को होमवर्क है अपने आप करिए। फिर मैं तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ती हूँ। तीसरा प्रश्न इसका है, गांधी जी की कही लिखी बातें लगभग 100 से अधिक किताबों में दर्ज है। घर के काम, बीमार की सेवा, आगंतुकों से बातचीत आदि ढेरों काम करने के बाद गांधी जी को लिखने का समय कब मिलता होगा? गांधी जी का एक दिन कैसे गुजरता होगा? इस पर अपनी कल्पना से लिखो। अब इस पर अपनी कल्पना से आपको लिखना है कि गांधी जी अपना एक दिन कैसे गुजारते होंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ गांधी जी का एक दिन। ये आपको अनुच्छेद के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो आप इस पे लिखिए उत्तर नंबर 3, गांधी जी का एक दिन। ये इस तरीके से करके आप लिखिए कि गांधी जी का एक दिन कैसे गुजरता रहा होगा। तो गांधी जी सुबह उठकर प्रातः उठ कर दैनिक क्रिया के बाद खाने पीने, पढ़ने लिखने का काम, खाने पीने, पढ़ने लिखने का काम करते। उसके बाद वे मुलाकातों और पत्रों का जवाब देते। तो इस तरीके से गांधी जी का जो एक दिन था वो गुजरता था। इसके बाद प्रश्न है भाषा की बात का। भाषा की बात के प्रश्न में नीचे कुछ संज्ञाएं दी हैं, बताओ ये किन क्रियाओं से बनी हैं। तो जो प्रत्यय जोड़ के संज्ञा बनाई गई है उसी को आपको किन चीजों से ये बनी है आपको यहाँ पर वो लिखना है। तो भाषा की बात का जो प्रश्न है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ। नीचे कुछ संज्ञाएं दी गई है, बताओ ये किन क्रियाओं से बनी है। तो कौन सी क्रिया है? जैसे संज्ञा दी गई है भाषा की बात, भाषा की बात का जो प्रश्न है उसमें पहला प्रश्न जो है वही मैं आपको यहाँ करा रही हूँ। तो इसमें हो जाएगा, मैं प्रश्न नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ उत्तर लिख रही हूँ। आप उस अपने पुस्तक से प्रश्न के साथ उसे मिला लीजिएगा। जैसे रोपाई है तो रोपाई की जो क्रिया है रोपना। फिर है सिंचाई तो सींचना। फिर है कटाई तो काटना। उसके बाद कटाई, काटना, ये क्रियाएं हैं। काटना, फिर सिलाई, सिलना, सिलाई का सिलना और रंगाई का रंगना। तो ये भाषा का प्रश्न का मैंने संक्षेप में यहाँ लिख दिया है। प्रश्नों के साथ आप इसको मैच करके लिख लीजिए ताकि आपको कोई कठिनाई ना हो। प्रश्न उतारने की यहाँ जगह कम पड़ जाती है, इसलिए मैंने सिर्फ उत्तर ही लिखा है। उसके बाद
जो इसमें दूसरा प्रश्न है वो मैं थोड़ी सी चर्चा कर दूं कि दूसरे प्रश्न की कि तुमने कपड़ों की सिलाई सिलते हुए देखा होगा, नीचे इन काम से जुड़े कुछ शब्द दिए गए हैं। आसपास के बड़ों से, दर्जी से इस बारे में पूछो और उसमें कुछ वाक्य बनाओ। तुरपाई, जैसे कुर्ते की तुरपाई उखड़ गई है, मेरे कपड़े की बखिया कर दो। कच्ची सिलाई, कच्ची धागा होता है। आप अपने घर में किसी महिला से, अपनी मम्मी से पूछेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। तो ये चोर सिलाई, ये सारी चीजें सिलाई से संबंधित हैं, तो आप इस पे वाक्य बना लीजिए। फिर इसके बाद का प्रश्न है, नीचे लिखे गए पाठ में से कुछ शब्द लिए गए हैं, इन्हें पाठ में खोजकर बताओ कि ये स्त्रीलिंग हैं या पुल्लिंग। तो यहाँ पर कुछ चीजें दी गई हैं और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जानने के लिए बच्चों सबसे आसान तरीका है, अगर आपको कभी ना आए तो आप जो शब्द है उस शब्द से आप वाक्य बनाइए और आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या इसका स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो जैसे बर्तन पर कालिख लग गई है, तो लग गई है यानी ये स्त्रीलिंग है। तो कालिख क्या हो गया? प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 2 का ख है। कालिख भराई, चक्की, रोशनी, सेवा, ये इतने सारे शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। ये सारे शब्द जो है स्त्रीलिंग है। और पतीला जो शब्द है वो पतीला शब्द जो है वो पुल्लिंग है। पतीला ये पुल्लिंग है। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आपको पहचानने को भी दिया जा सकता है। कभी भी आपको ना आए तो आप उस प्रश्न को वाक्य बना करके करेंगे तो आपको उसका स्त्रीलिंग पुल्लिंग जेंडर समझ में आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मैं इस पाठ को यही अंत कर रही हूँ। मेरा ये वीडियो यही अंत हो रहा है और इस पाठ को खत्म करने के साथ मैं एक नए वीडियो के साथ आपसे पुनः मिलती हूँ।